बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, पैथोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। पैथोलॉजी में जो मेन हमारा सब्जेक्ट है, और इसमें सब हेडिंग में हम पढ़ रहे हैं इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशंस के सेल्स के अंदर कुछ स्टोरेज हो जाती है, कुछ चीज़ें जो हैं वो सेल के अंदर स्टोर हो जाती हैं, एक्यूमुलेट हो जाती हैं। तो इसमें जो आज हमने चीज़ पढ़नी है वो है बेटा पिगमेंट्स। पिगमेंट्स जो हैं वो आपको पता है कि पिगमेंट्स किसको कहते हैं? पिगमेंट्स कहते हैं डिफरेंट कलर्स को, ठीक है, रंगों को। सो जो डिफरेंट कलर्स सब्सटेंसेस होते हैं इनको हम पिगमेंट्स बोलते हैं। तो ये भी आपकी बॉडी के अंदर जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है ना, इनकी एक्यूमुलेशन हो जाती है, जमा होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। So pigments are colored substances, some of which are normal constituent of the cell, some are abnormal. पिगमेंट्स क्या हैं जी? ये कलर सब्सटेंसेस होती हैं जो कि नॉर्मली सेल्स का हिस्सा होती हैं, जैसे कि मेलानिन है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि सेल्स का हिस्सा नहीं होते और वो अब नॉर्मली एक्यूमुलेट कर जाते हैं। अदर्स आर अब नॉर्मल एंड एक्यूमुलेट इन द सेल्स ओनली अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। सो हमें पिगमेंट्स को सबसे पहले तो समझना चाहिए। पिगमेंट क्या है? ये एक रंग है, रंगदार चीज़ है, ठीक है जी। सो पिगमेंट्स जो है वो रंगदार एक सब्सटेंस है जिसकी आगे फिर दो टाइप्स हो सकती हैं। या तो ये सेल का ही हिस्सा हो सकता है या फिर ये सेल का हिस्सा नहीं हो सकता। देखिए ना, पिगमेंट्स आर कलर सब्सटेंसेस, या तो वो सेल्स का हिस्सा हो सकते हैं। अगर तो सेल्स का हिस्सा होगा तो फिर उसकी क्या उनका सी एग्जांपल्स हैं उसमें बेटा फ़र्ज़ किया, अगर सेल का हिस्सा है तो फिर उसमें मेलानिन आ जाता है, ठीक है, लाइक मेलानिन है, ठीक है ना। जबकि जो सेल का हिस्सा नहीं है उसमें फिर क्या आ जाता है, उसमें कुछ दूसरी अब नॉर्मल सब्सटेंसेस आ जाती हैं जो सेल का हिस्सा नहीं है लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती हैं। अब क्या होगा कि जो पिगमेंट्स हैं वो उनकी जो केमिकल नेचर होती है वो डिफरेंट होगी, मतलब कि जो डिफरेंट टाइप्स के जो पिगमेंट्स हैं उनकी केमिकल नेचर डिफरेंट हो, और उनका ओरिजिन कि कहाँ से आए, वो बॉडी से प्रोड्यूस हुए, बाहर से आए, कैसे बाहर से आए, इंजेक्शन की वजह से आए या स्किन पॉपिंग की वजह से या किसी भी तरीके से वो, और जो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है उनकी, तो ये सारे के सारे पिगमेंट्स की डिफरेंट होगी देर केमिकल नेचर, ठीक है जी। उसके बाद देयर ओरिजिन और देयर बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। सो ये सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी। पिगमेंट्स का मैं दोबारा आपको बताता हूँ बेटा, पिगमेंट्स क्या हैं? ये कलर सब्सटेंसेस हैं जो आपकी बॉडी में भी प्रोड्यूस हो सकती हैं और बॉडी के बाहर से भी आ सकती हैं, ठीक है ना। तो इनकी जो काज है, जो नेचर है, जो ओरिजिन है, वो सबकी डिफरेंट होती है। ये अब एक तस्वीर आपको नज़र आ रही है ये बच्चे की, ये ज़रा आप देख सकते हैं, इसकी बॉडी का कलर दो तरह का है। हो सकता है इस तरह का बंदा आप लोगों ने पहले भी, आप लोगों ने भी कोई देखा हो, ठीक है, इस तरह का। अब इसमें देखें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेलानिन है। मेलानिन क्या है? मेलानिन एक कलर्ड कंपाउंड है जो आपके बॉडी के सेल, जिनको हम मेलिनोसाइट्स कहते हैं, वहाँ पर प्रोड्यूस होता है और इसकी एक्टिवेशन होती है जब हम धूप में बैठते हैं तो। अब इसकी बॉडी के अंदर देखें कि कहाँ पर, कहीं पर मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा है और कहीं पर मेलानिन की प्रोडक्शन जो है वो कम है। इसकी वजह से ये धब्बे और निशान वगैरह जो है ये बन गए। तो जहाँ पर मेलानिन या कलर सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पर ये डार्क ब्राउन कलर का है इसकी स्किन, और जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन कम है मेलानिन की जो है वहाँ पर ये वाइट कलर का है, ऑफ वाइट कलर का।
तो मेनली इसके फिर दो टाइप्स ही आ जाएंगे पिगमेंट्स के, या तो पिगमेंट्स आपकी बॉडी के बाहर से आएंगे जिनको हम एक्सोजीनस पिगमेंट्स बोलते हैं, या फिर आपकी बॉडी खुद उनको सिंथेसाइज करती है जिनको हम एंडोजीनस पिगमेंट्स बोलते हैं, ठीक है जी। तो पिगमेंट्स कैन बी एक्सोजीनस आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी या फिर एंडोजीनस फॉर्म्ड विद इन द बॉडी, ठीक है जी। अब मज़ीद इनकी जो टाइप्स हैं वो हम देखते हैं कि एक्सोजीनियस पिगमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं और एंडोजीनियस पिगमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। जो एक्सोजीनियस पिगमेंट्स हैं उनमें कार्बन, कोल, डस्ट, ठीक है ना, और इनमें जो डिजीज़ हैं वो कौन कौन सी हो सकती है। एंथ्राकोसिस हो सकता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। कोल वर्कर न्यूमोकोकस हो सकता है, न्यूमोकोनियोसिस हो सकता है। और टैटूइंग आपने देखे नहीं, टैटू बनवाते हैं ये लोग, अपना स्किन के ऊपर टैटू बनवा लेते हैं। ये अक्सर देखा होगा आपने, ये रेसलर्स वगैरह की स्किन के ऊपर बने होते हैं, लोग भी बनवा लेते हैं कोई, ठीक है ना, पाकिस्तानी जनाब जानवरों की तस्वीरें या फिर जो है वो क्या कहते हैं किसी का नाम लिखवा लेते हैं अपनी स्किन के ऊपर, जो कि बाद में एम्बेरसमेंट का बायस बनता है। सो स्किन टैटूइंग में जो है वो इंडिया इंक आ जाएगी, ठीक है ना, इंडिया इंक है ये, वैसे एक स्टेन भी है, ठीक है ना, लेकिन लोग इसको टैटूइंग के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा कार्बन है जो कि टैटूइंग में मोस्टली यूज़ होता है। उसके बाद कुछ ऐसी पिगमेंट्स हैं जो हम फूड के ज़रिए खाते हैं, इंजेस्टेड होते हैं हमारे, और उसके बाद जाकर वो कलर प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं आपकी बॉडी के अंदर। सो उनमें क्या आ जाएगा, उनमें आ जाएगा एर्गारिया, लेड और कैरोटीनिमा। सो एर्गारिया, लेड और कैरोटीनिमा जो है ऐसे पिगमेंट्स हैं जो हम इंजेस्ट करते हैं। सो एक्सोजीनियस पिगमेंट्स में फिर कार्बन, कोल, डस्ट आ जाएगी, टैटूइंग और इंजेस्टिंग। जबकि अब हम बात करेंगे दूसरी जानब एंडोजीनियस पिगमेंट्स में, जो आपकी बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं, बाहर से नहीं आते। उनमें क्या क्या चीज़ें आ जाएगी, उनमें बेटा आ जाएगा लाइपोफ्यूसन, लाइपोफ्यूसन के बाद मेलानिन और हीमोसिट्रिन। तो ये तीन ऐसे केमिकल्स हैं जो बाहर से नहीं आते बल्कि आपकी बॉडी खुद ही इनको प्रोड्यूस करती है। सो इनमें से हम सबसे पहले जो एक्सोजीनियस पिगमेंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो एक्सोजीनियस पिगमेंट में सबसे पहले बारी आ जाती है कार्बन की। मोस्ट कॉमन एक्सोजीनियस पिगमेंट जो है वो कार्बन है, जिसको हम कोल डस्ट भी कहते हैं। ये आपको पता है कि शहरी आबादी में इसकी जो पॉल्यूटेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है। शहरी आबादी में क्यों ज़्यादा है आप बेटा जानते हैं, यहाँ पर शहरी आबादी में बसें, ट्रक, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, ये सारी चीज़ें होती हैं, और जब ये चीज़ें चलती हैं तो ज़ाहिर बात है धुआं भी निकालती हैं। धुएँ में कार्बन होता है 100%, क्योंकि जो आपका फ्यूल है जिसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल जो भी है वो किससे बनता है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन से मिलकर बनता है। तो जब वो जलता है तो क्या होता है कि उसकी ब्रेकडाउन होती है कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की, और उसी से एनर्जी मिलती है। तो अब अगर कोई अनकम्बस्टेंड कार्बन रह गया होगा तो वो धुएं के अंदर, काला धुआं जिसको बोलते हैं, तो उसमें आप देखें काले धुएं से आपका हाथ भी काला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें अनकम्बस्टेंड कार्बन जो है वो मौजूद होता है। सो मोस्ट कॉमनली क्या होगा कि शहरों में चूँकि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और फिर गाड़ियाँ धुआं भी देती हैं जिसमें अनकम्बस्टेंड या पार्शियल कम्बस्टन जो है वाला धुआं होता है, और उसमें कुछ काले कार्बन के ज़र्रात भी होंगे। सो ये हवा में शामिल हो जाएगा। सो फिर क्या होगा, जैसे ही सांस ली जाएगी उस हवा के अंदर जिसमें जनाब ये मौजूद है, ये वाला कार्बन मौजूद है, तो फिर वो ज़ाहिर बात है लंग्स में जाएगा और वो लंग्स के अंदर जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और उसकी वजह से एक कलर भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। सो देखते हैं, वो कहता है कि व्हेन इनहेल्ड इट इज़ पिक्ड अप बाय द मैक्रोफेज। जब ये इनहेल करेंगे आपके लंग्स में जाएगा, एल्विलाइज में जाएगा, अब वहाँ पर एल्विलाइज में मैक्रोफेजेस हैं वो इसको पकड़ लेंगे और छोटी सी छोटी एल्विलाई के अंदर, ठीक है ना, जो कि छोटा यूनिट है,
तो फिर क्या होगा, फिर उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट, ज़ाहिर बात है मैक्रोफेजेस इसको खाएंगे, तो मैक्रोफेजेस ने अल्टीमेटली जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ के अंदर चले जाना है, तो फिर ये लिम्फेटिक चैनल्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। और इसके बाद ये जो रीजनल लिम्फ नोड होगा, उस एरिया का जो लिम्फ नोड होगा उसमें जनाब ये जाकर जो है वो बैठ जाएगा, रुक जाएगा, और ट्रेक्यो ब्रोंकियल रीजन में जो लिम्फ नोड होगा उसमें जाके ये छुप जाएगा, बैठ जाएगा, और वहाँ पर चूँकि कार्बन इसका एक ख़ास कलर है ब्लैकिश, तो उस एरिया में या वो वाला लिम्फ नोड जिसमें कार्बन डिपॉजिट हुई है वो कलर प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा उसी लिम्फ नोड के अंदर। ठीक है ना, बात समझ आ गई क्या नहीं बेटा? मैं दोबारा बताता हूँ, होगा क्या कि हवा के अंदर ये कार्बन मौजूद होगा जो कि गाड़ियों के धुएं से आएगा, और जैसे ही हम सांस लेंगे तो हमारे लंग्स में चला जाएगा। लंग्स से क्या होगा कि एल्विलाई में जाएगा, और एल्विलाई में मैक्रोफेजेस उसको खा लेंगे। अब मैक्रोफेजेस जो है आपको पता है बेटा आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म है, तो मैक्रोफेजेस अल्टीमेटली जो टारगेटेड सेल्स हैं उसको खाने के बाद किस में जाते हैं, वो जाते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में। तो लिम्फेटिक सिस्टम में बेटा जगह जगह पर लगी होती हैं लिम्फ नोड्स, तो लिम्फ नोड्स के अंदर जाकर वो रुक जाते हैं या डिस्ट्रक्शन होती है उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो फिर क्या होगा कि यही जो कार्बन है ये लिम्फ नोड में पहुंच जाएगा, और लिम्फ नोड में जाकर जो है कलर पिगमेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। इसके अलावा देखें एक्यूमुलेशन ऑफ द पिगमेंट ब्लैकन द टिश्यू ऑफ द लंग्स। तो अगर जो लंग्स के अंदर ये डिपॉजिट हो गया तो जो लंग्स हैं ज़ाहिर बात है वो भी ब्लैकिश अपीयरेंस देना शुरू कर देंगे, जिसको हम अथीरा एंथ्राकोसिस कहते हैं। ठीक है ना, एंथ्राकोसिस जिसको कहते हैं, मतलब कि लंग्स के अंदर अगर कार्बन डेपोजिशन हो जाती है। तो इसके अलावा एंथ्राकोसिस में लंग्स के साथ साथ जनाब जो रीजनल लिम्फ नोड्स होंगे वो भी इन्वॉल्व होंगे। ठीक है जी, तो ये एक पिक्चर यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें ये जो ब्लैकिश ये देखें ना, ये देखें ये सारा एरिया ब्लैकिश ब्लैकिश सा नज़र आ रहा है, ये ब्लैकिश सा नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये एंथ्राकोसिस है। एंथ्राकोसिस मतलब ये कि लंग्स के अंदर जो कार्बन है वो डिपॉजिट हुआ होगा, तो ये भी एक चीज़ है। इसके अलावा बेटा जो कोयले की कान में काम करते हैं, देखें वो कह रहे हैं कि इन कोल मिनरल माइनर्स, कोल माइनर्स से मुराद है कि कोयले की कान में काम करने वाले। ठीक है, जो एग्रीगेट्स ऑफ कार्बन डस्ट में इंड्यूस फाइब्रोब्लास्ट रिएक्शन आर इवन एम्फेसीमा एंड दस काज आ सीरियस लंग डिजीज नोन एज कोल वर्कर्स न्यूमोकोनिसाई। सो बेटा जो लोग कोयले की कान में काम करते हैं, ज़ाहिर बात है वो तो बेचारे 24 घंटे उसी कान के अंदर ही रहेंगे, उसी में से कोयले को निकालते भी हैं, तोड़ते भी हैं, ग्राउंड भी करते हैं, कोयले को पीसते भी हैं। तो ज़ाहिर बात है ये सारी चीज़ें करने से जो कोयला है वो छोटे छोटे फ्यूम्स की सूरत में हवा में शामिल हो जाएगा, और वो बेचारे इसी हवा में सांस लेते रहेंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा कि वो कार्बन आहिस्ता आहिस्ता जाके उनके लंग्स में बैठना शुरू कर देगा। लंग्स में बैठेगा तो फिर लंग्स की जो दीवारें हैं एल्वेलाइज की वो टूटना शुरू हो जाएंगी, सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा, और जिस कंडीशन को हम एम्फीसीमा बोलते हैं। इसी तरह से जो कंडीशन बनेगी जिसमें जो कोयले की कान में काम करने वाले मज़दूरों के लंग्स ख़राब हो जाएंगे, उसको फिर इस बीमारी को हम कहते हैं कोल वर्कर न्यूमोकोनिस। तो ये भी कंडीशन हो सकती है, उसमें भी आपको उनके लंग्स के अंदर जो है ये कार्बन डिपॉजिट नज़र आएगा, और इसकी वजह से लंग जो है वो ब्लैकिश नज़र आएंगे। नेक्स्ट बेटा आ जाता है टैटूइंग। टैटूइंग जो है वो एक लोकलाइज फॉर्म है एक्जोजीनियस पिगमेंट इंडक्शन का, जिसमें आप बाहर से कोई पिगमेंट आपकी बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर ख़ास तौर पे जो है वो छोड़ते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी पिगमेंट जो है वो आप देखते हैं नीडल के ज़रिए या किसी चीज़ के ज़रिए आपकी स्किन के अंदर जो है वो पिगमेंट डाल दिया जाता है, और वो पिगमेंट फिर आपकी स्किन के अंदर जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है, और इससे लोग अपना डिफरेंट टाइप्स के टैटूज़ बनवा लेते हैं, जानवरों की तस्वीरें, अपनी तस्वीरें, या कुछ लिखवा लेते हैं इस तरह से। ठीक है ना, इसको बोलते हैं स्किन टैटूइंग। स्किन टैटूइंग इज़ अ फॉर्म ऑफ लोकलाइज एक्सोजीनस पिगमेंट ऑफ द स्किन। द पिगमेंट्स इनोक्यूलेटेड का मतलब होता है कि जो डाले जाते हैं बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर। द पिगमेंट्स इनोक्यूलेटेड जो हैं
वो पिगमेंट्स क्या किए जाएंगे, वो फेगोसाइटोस किए जाएंगे, मतलब कि उनको खाया जाएगा। कौन खाएगा उनको? डर्मल मैक्रोफेजेस, जो आपकी स्किन के अंदर मैक्रोफेजेस हैं वो उसको खाएंगे। इन विच दे रिजाइड, मतलब कि जो डर्मिस है उसमें जो मैक्रोफेजेस रहते हैं वो उनको खा लेंगे, और फिर क्या करेंगे कि वो जो बाकी की जो लाइफ है उनकी, वो उसी जो डर्मिस है वहीं पर ही पड़े रहेंगे, और फिर ब्लैकिश कलर जो है वो नज़र आता रहेगा डर्मिस के ऊपर, ठीक है। सो पिगमेंट्स डू नॉट यूजुअली अवोक एनी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। तो बेटा जो पिगमेंट्स होते हैं वो कह रहा है कि अगर आपकी स्किन के अंदर आ भी गए हैं या नज़र भी आ रहे हैं टैटू फॉर्म में या किसी दूसरे, तो इनमें इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को इवोक नहीं करते, मतलब कि शरीफ बन के बैठे रहेंगे, कोई हेरा फेरी नहीं करेंगे जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो भी नहीं होगा। ये अगेन आप देख सकते हैं, ये हाथ आपको नज़र आ रहे हैं, इस पर इसने बटरफ्लाई बनवाया हुआ है, टैटूइंग करवाई हुई है। तो यहाँ पर आप इसकी हिस्टोलॉजिकल पिक्चर भी देख सकते हैं। ये देखें किस तरह से ये कार्बन जो है आपकी स्किन के अंदर तक ये डिपॉजिट हो गया। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि ये भी एक किस्म का एक्सोजीनस पिगमेंट है। उसके बाद बात करेंगे हम एंडोजीनस पिगमेंट्स की। एंडोजीनस पिगमेंट्स वो पिगमेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो इनमें सबसे पहले हम देखेंगे लिपोफ्यूजन। लिपोफ्यूजन क्या है? द टर्म ड्राइव फ्रॉम द लेटिन फ्यूकस मीन ब्राउन, ठीक है ना, लाइपो मीन्स लिपड, क्योंकि इसमें वो ब्राउन लिपड की जो है वो डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना, ब्राउन कलर की लिपड की आपकी बॉडी में डेपोजिशन होना शुरू हो जाएगी। सो लिपोफ्यूजन एक इनसॉल्युबल पिगमेंट है जो कि जिसको हम लिपोक्रोम भी कहते हैं, और इसके अलावा वियर और टीयर पिगमेंट भी इसको बोलते हैं। लिपोफ्यूजन किससे बनता है? पॉलीमर से बनता है, लिपिड्स के और फास्फोलिपिड्स के, और इसके अलावा प्रोटीन, मतलब कि जो लिपोफ्यूजन है वो प्रोटीन और इसके अलावा फॉस्फोलिपिड्स और लिपिड्स के जो है कॉम्बिनेशन से बनता है। सो कहाँ से ये लिया जाता है? इट इज़ ड्राइव्ड थ्रू द लिपिड परी ऑक्सीडेशन ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड लिपिड्स ऑफ सब सेलुलर मेम्बर्स। तो इसको कहाँ से लेंगे हम? परी ऑक्सीडेशन से, मतलब कि पॉली अनसैचुरेटेड लिपिड्स की परी ऑक्सीडेशन से इसको हासिल करेंगे, जो कि सब सेलुलर मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। इसकी कैसा कलर नज़र आता है? इसका अगर हम कलर देखें तो बेटा वो आपको येलो या ब्राउन नज़र आएगा। फाइनली ग्रेनुलर साइटोप्लाज्मिक होगा, इसका मतलब कि साइटोप्लाज्म में बहुत ही फाइन ग्रेन्यूल्स आपको नज़र आएंगे, और मोस्टली वो कह रहा है कि पेरी न्यूक्लियर होता है, मतलब कि जो ग्रैन्यूल्स होंगे वो साइटोप्लाज्म में तो आपको नज़र आएंगे, लेकिन वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो नज़र आएंगे पिगमेंट्स। यहाँ पर बेटा ये आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, ये देखें गोल्डन कलर के, ये वाले, ये जो गोल्डन कलर के आपको पिगमेंट्स नज़र आ रहे हैं ये लिपोफ्यूजन कहलाते हैं। इट इज़ सीन इन द सेल्स अंडर गोइंग स्लो रिग्रेसिव चेंजेस। ये उन सेल्स में आपको नज़र आएगा जो कि स्लो और रिग्रेसिव चेंजेस जिनमें हो रही हैं, और ख़ास तौर पे प्रोमिनेंट होगा लिवर के सेल्स के अंदर, ठीक है जी, और हार्ट के सेल्स के अंदर, बूढ़े लोगों के अंदर, ठीक है ना, जिनमें बहुत ज़्यादा मतलब कि खुराक की कमी जिनको होती है, मतलब कि सवेर किस्म की मेल न्यूट्रिशन होगी या फिर कैंसर होगा या किचेक्सिया होगा, ठीक है ना, तो उन लोगों में आपको ये कलर नज़र आ सकता है। इसके अलावा है मेलेनिन। मेलेनिन देखें, मेलेनिन जो है ये ग्रीक वर्ड में मेलोस, जिसका मतलब है ब्लैक, ये एक एंडोजीनस पिगमेंट है जो कि ब्राउन ब्लैक पिगमेंट होता है, आपकी बॉडी में बनता है। ये कब बनता है? ये तब बनता है जब एंजाइम टायरोसिनेज क्या करता है कि कैटालाइसिस करता है टायरोसिन की ऑक्सीडेशन को, और इसके अलावा टायरोसिन की ऑक्सीडेशन की कैटालाइसिस करके टायरोसिनेज किसके अंदर कन्वर्ट कर रहा है? डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन के अंदर। अब डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन जो है ये मेलिनोसाइट्स के अंदर जो है वो मेलानिन प्रोड्यूस करेगी, और जिस मेलानिन की वजह से कलर प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है जो एंडोजीनस पिगमेंट है वो है बेटा होमोजेंटिसिक एसिड। अब द ओनली अदर दैट कैन बी कंसिडर्ड इन दिस कैटेगरी इज़ होमोजेंटिसिक एसिड। बाकी मेलानिन के अलावा जो एंडोजीनस पिगमेंट में जो चीज़ कंसिडर की जाएगी बेटा वो होती है होमोजेंटिसिक एसिड। होमोजेंटिसिक एसिड भी एक ब्लैक कलर का पिगमेंट है
जो कि पेशेंट्स के अंदर होता है, उन पेशेंट्स के अंदर होता है मतलब एल्कैप्टन यूरिया के अंदर, ठीक है ना, जिनके फिनाइल कीटोन यूरिया जिनके पेशाब में आ जाएगा, या जिनकी बॉडी के अंदर जो है फिनाइल कीटोन यूरिया डिपॉजिट हो जाएगा, जिसका हम एल्कैप्टन यूरिया कहते हैं। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो उनमें होमोजेंटिसिक एसिड जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, और ये होमोजेंटिसिक एसिड जो है ये भी एक कलर प्रोड्यूसिंग ब्लैक कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस है, जिसको भी हम एंडोजीनस पिगमेंट कंसिडर करते हैं। इसके अलावा क्या है, ओक्रोनोसिस है। ओक्रोनोसिस में देखें ये एक ऐसा पिगमेंट है जो कि आपकी स्किन के अंदर डिपॉजिट हो जाता है और कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर और कार्टिलेज के अंदर जो है डिपॉजिट हो जाता है। नेक्स्ट जो एंडोजीनस पिगमेंट है उसमें बेटा आ जाएगा हीमोसिड्रिन। हीमोसिड्रिन क्या है, देखिए आप, हीमोग्लोबिन ड्राइव्ड गोल्डन येलो टू ब्राउन ग्रैन्यूल। देखिए हीमोग्लोबिन ड्राइव से मुराद ये है कि ये गोल्डन येलो टू ब्राउन पिगमेंट्स हैं, लेकिन ये किससे बनते हैं, हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से। ग्रैनुलर और क्रिस्टलाइन पिगमेंट इज़ वन ऑफ द मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ द आयरन। जारी बात है हीमोग्लोबिन टूटेगी तो आयरन जो है इसमें अलग होगा, और हीम और जो है ग्लोबिन पोर्शन अलग होगा। हीम पोर्शन में जो मरकज़ी मॉलिक्यूल होता है वो आयरन का होता है, तो आयरन भी बनता है इसमें। सो हीमोसिड्रिन में क्या होगा, हीमोसिड्रिन जो है ये गोल्डन येलो कलर टू ब्राउन पिगमेंट है, जो कि बनता है आरबीसीज़ की ब्रेकडाउन से, हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से। ये क्रिस्टलाइन पिगमेंट होता है। देखिए आयरन इज़ नॉर्मली कैरिड बाय स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कॉल्ड द ट्रांसफेरिन। आयरन नॉर्मली एक ख़ास तौर पे की जो प्रोटीन है उसके ज़रिए ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफेरिन प्रोटीन कहते हैं। तो ये आमतौर पे स्टोर किया जाता है इन एसोसिएशन विद प्रोटीन, मतलब कि प्रोटीन के साथ इसको स्टोर करते हैं एपोफेरेटिन जो है बनाने के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा विद प्रोटीन एपोफेरेटिन टू फॉर्म द फेरेटिन मसल्स, मतलब कि एपोफेरेटिन से फेरेटिन बनाने के लिए जो है ये आमतौर पे यूज़ होता है और स्टोर किया जाता है। When there is a local or systemic excess of iron, ferritin forms hemosidrin granules। जब वो कहता है कि किसी भी एरिया में बहुत ज़्यादा आयरन डिपॉजिट हो जाएगी फेरेटिन की फॉर्म में, तो वहाँ पे हीमोसिड्रिन ग्रैन्यूल्स आपको नजर आएंगे, जो कि आप इजीली लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में क्या होगा, नॉर्मल कंडीशंस में स्मॉल अमाउंट ऑफ हीमोसिड्रिन भी होगा, थोड़ी सी अमाउंट में हीमोसिड्रिन जो है वो भी आपको नज़र आ सकता है मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिक सेल्स के अंदर, या बोन मैरो के अंदर, या स्प्लीन में, या लिवर में, या फिर उन एरियाज़ में जो कि एक्टिवली एंगेज हैं सेल ब्रेकडाउन के अंदर। तो ये हीमोसिड्रिन आपको नज़र आ सकता है। ये बेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नॉर्मल HND स्टेन है, और ये जो गोल्डन कलर के डॉट 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 और ये जो आपको गोल्डन कलर के जो ग्रैन्यूल नज़र आ रहे हैं ये हीमोसिड्रिन के हैं। सो local or systemic excess of iron causes the hemosidrin to accumulate within the cell। लोकल या सिस्टेमिक आयरन अगर बहुत ज़्यादा होता है तो उससे हेमोसिड्रिन आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है। उसके बाद लोकल एक्सेस देखें, इट रिजल्ट फ्राम हेमरेज इन द टिश्यू। ये किसकी वजह से होगा, हेमरेज टिश्यूज़ के अंदर अगर हेमरेज हो गया है उसकी वजह से होगा, लोकलाइज हीमोसिड्रोसिस की वजह से, ठीक है ना, या ब्रूज की वजह से। इसके बाद एक्स्ट्रा वेजेटेड रेड ब्लड सेल्स की साइड वजह से, एक्स्ट्रा वेजेटेड मतलब आरबीसीज की ब्रेकडाउन, ठीक है ना, उसकी वजह से हो सकता है। और इसके अलावा फैगोसाइटोसिस की वजह से हो सकता है, इंजरी की वजह से हो सकता है, किसके, मैक्रोफेजेस के। और इसके अलावा वो कहते हैं कि विच ब्रेक डाउन द हीमोग्लोबिन एंड रिकवर द आयरन। और जो मैक्रोफेजेस हैं वो क्या करेंगे कि आरबीसीज की ब्रेक डाउन करके आयरन को रिकवर करवा लें। सो आफ्टर रिमूवल ऑफ आयरन, जब आयरन निकल आएगा तो फिर माइटी ऑफ कन्वर्टेड फर्स्ट टू बिलीवर्डन। अब फिर उसको जो हीमोग्लोबिन है उसको फिर बिलीवर्डन में कन्वर्ट किया जाएगा, ग्रीन बाइल है, और फिर जो है उसको बिलीरुबिन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा जो रेड कलर की बाइल है। इसके पैरेलल में क्या किया जाएगा कि आयरन लेवल जो है वो रेस होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन टूटती है और आयरन निकलता है, और आयरन जो है आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें शामिल हो जाता है। सो हीम जो है वो इनकॉर्पोरेट कर जाता है फेरेटिन के साथ और इवेंचुअली हीमोसिड्रिन के साथ। उसके बाद सिस्टेमिक ओवरलोड ऑफ आयरन देखें, हीमोसिड्रिन में बी डिपॉजिटेड इन एनी ऑर्गन और टिश्यू एज अ कंडीशन नोन एज हीमोसिड्रोसिस।
तो हीमोग्लोबिन वो कहता है कि किसी भी एरिया के अंदर हीमोसिड्रोन किसी भी टिश्यू के अंदर डिपॉजिट हो जाती है एक ऐसी कंडीशन को जिसको हम हीमोसिड्रोसिस कहते हैं। काजेज़ क्या है इसमें? काजेज़ में देखिए बेटा, इंक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी आयरन, कि डाइटरी आयरन की इंक्रीज अब्जॉर्प्शन किसकी वजह से? इनबॉर्न एरर की वजह से, मेटाबॉलिज्म में, क्योंकि इनबॉर्न एरर है उसमें कि अब हमने पढ़ा है कि इसके दो काजेज़ हो सकते हैं, एक है एक्सोजीनस और एक एंडोजीनस है, ठीक है ना। तो इनबॉर्न एरर होगा, इसमें क्रोमाटोसिस हो जाएगा। इसके अलावा हेमोलाइटिक एनीमियाज हैं जिनमें प्रीमेच्योर आरबीसीज की ब्रेकडाउन होती है और इसमें से भी हीमोग्लोबिन जो है वो निकलती है अब नॉर्मल क्वान्टिटीज़ में। इसके अलावा रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, अगर किसी शख्स को बार बार ब्लड लगाई जा रहे हैं तो जाहिर बात है उसके अंदर भी आयरन ओवरलोडिंग हो जाती है और आयरन ओवरलोडिंग होने से ही जो है आगे कॉम्प्लिकेशन होती है या ये कलर सब्सटेंसेस आपको नज़र आ सकते हैं। रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिकॉज ऑफ ट्रांसफ्यूज आरबीसीज कॉन्स्टिट्यूट द एक्सोजेनस लोड ऑफ द आयरन। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को पिगमेंट्स के बारे में पता चल गया है जो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो बनते हैं। अच्छा बेटा, आज के हमारे लेक्चर में हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो हम कर रहे हैं इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन। इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन में हमने देखा कि वो चीज़ें जो आपके सेल्स के अंदर नॉर्मली डिपॉजिट हो जाती हैं, इसमें हमने देखा पिगमेंट्स क्या हैं? कलर कंपाउंड्स हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। इनके दो रीजन्स हो सकते हैं, ये बाहर से भी आ सकते हैं और ये बॉडी के अंदर भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। बाहर से आने वालों में कार्बन, कोल, डस्ट, स्किन टैटूइंग वगैरह हमने देखी है। और इसके अलावा इंजेस्टेड में एर्गारिया, लेड, गैरोटिनिमा, और जो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं उनमें हमने लिपोफ्यूजन, मेलानिन और हीमोसिडिन को देखा। बाकी भी इनकी डिटेल हमने देखी है और इसके साथ ही हमने कुछ डिजीज़ देखी हैं जिनमें इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम या ज़्यादा हो जाती है। तो फिर उसके बाद हमने जो है काजेज़ देखे हैं, मतलब कि आयरन ओवरलोडिंग के कौन कौन से काजेज़ हो सकते हैं, किस किस वजह से जो है आपकी बॉडी में आयरन ओवरलोडिंग हो सकती है, ये चीज़ें हमने देखी हैं। ये बहुत ही आसान है बेटा टॉपिक, इसको मतलब कि आप इजीली याद कर सकते हैं, 3-4 चीज़ें हैं, ठीक है ना। और फिर भी अगर किसी बात की समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।